Hello and welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu IAS. I'm Shahid Ali and we are discussing some practice questions for NABARD Grade A exam phase 2. We'll be discussing the subjective questions. क्योंकि जो phase 1 था उसमें what was important, it was the objective type of questions और यहाँ पे क्या आने वाला objective as well as subjective type of questions. तो objective की आपकी तैयारी I know ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी है. यू हैव रिवाइज इट अ नंबर ऑफ टाइम्स और आप पेपर अगर 1 क्लियर कर चुके हैं, फेज़ 1 आपका क्लियर है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपकी नॉलेज जो है बहुत अच्छी है. नाउ हियर इन फेज़ 2 क्या है हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, विच आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम द कमेंट्स फ्रॉम द वेरियस स्टूडेंट्स कि दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन राइटिंग द सब्जेक्टिव आंसर्स. तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं. थर्ड सेशन, पहले हम ऑलरेडी 2 सेशन लगा चुके हैं और इसमें क्या बात करेंगे, प्रैक्टिस की बात करेंगे कि व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट. की क्वेश्चन मे बी वेरी इजी और टू सर्टेन एक्सटेंट ऑफ मॉडरेट लेवल, बट उसका आंसर मे बी कि आपको पता हो, बट हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टेंट सो दैट यू कैन फैच गुड मार्क्स, अ गुड स्कोर टू क्लियर द एग्जाम. बस दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू गाइस. फाइन, तो चलिए बात करते हैं. यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक ब्रीफ से क्वेश्चन लाता हूँ. एक होगा डायरेक्ट क्वेश्चन, एक हो सकता है थोड़ा सा एनालिटिकल, पर आज मैं थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आऊँ. देखते हैं कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि अपेरेंटली दे अपीयर्स टू बी वेरी इजी और लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कुछ भी पढ़ने की. फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. छोटा क्वेश्चन है और आपको पता है 15 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा, ऐसे कुछ आने वाले हैं. तो कितना लिखेंगे, 100 या 150 वर्ड्स, 100 to 150 वर्ड्स जो आपको एक्सपेक्टेड है. हाँ, हो सकता है अगर वो मेंशन कर दे 200 वर्ड्स, तो हो सकता है 200 वर्ड्स आपको लिखने हो. और लिखने से मेरा मतलब यहाँ पे टाइप करने से, बिकॉज ऑनलाइन पेपर होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम है ये. तो ऑनलाइन पेपर में क्या करना है, यू नीड नॉट टू राइट ऑन पेपर, यू हैव टू टाइप ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ. तो उसके लिए प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी. वी हैव टेस्ट सीरीज फॉर दैट, वी हैव प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर एज वेल फॉर दैट. और आप हमारी वेबसाइट पे जाइए अभी तो आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा. प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कैसा पेपर जो है, जिसको कहते हैं एक मॉक करके देख सकते हैं कि आपको लिखने की आइडिया पूरा हो जाएगा. तो चलिए, अपेरेंटली तो क्वेश्चन बड़ा इजी से लग रहा है. क्या पूछा जा रहा है, द कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. बात यहाँ पे कि 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स जैसे भी क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट यू हैव टू राइट, दिस इज द थिंग ना. एंड हाउ टू राइट, लिखना क्या है और लिखना कैसे है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉक. चलिए, तो क्या करेंगे, वो होता था ना पुराना स्टाइल कि भाई इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसकी बॉडी जो हो वो लिखिए उसमें, फिर कंक्लूड कीजिए उसको. वो तब होता है जब व्हेन यू हैव टू राइट ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, 600 वर्ड्स, 700 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स. यहाँ पे यू हैव टू राइट डाउन इन 100 वर्ड्स, 150 वर्ड्स. तो ब्रीफ में आपको सब कुछ करना पड़ेगा. जो आपकी बॉडी है, इट इज द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इट मस्ट इंक्लूड द इंट्रोडक्शन एज वेल एज द कंक्लूजन. तो इट सेल्फ एक ही होगा पैरा, तो जिसमें आपको 2 पैरे बना लीजिए, बट मेन बॉडी होगी जिसमें आप इंट्रोडक्शन 1 लाइन में देंगे, 2 लाइन में देंगे और वहीं पे कंक्लूड करेंगे, और कुछ सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती है. अब लाइक इसमें बात करें तो कॉजेज, जब उसने कॉजेज पूछा, पहले बता देंगे ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इंट्रोडक्शन देंगे ना उसको कि भाई दीज आर द ग्लोबल वार्मिंग्स, दीज आर द रीजंस, और कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या वो बताएंगे. तो क्या बताएंगे, द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ ग्लोब ऑफ द अर्थ. So what is global warming? Rise in the temperature of globe. This is global warming, है ना. फिर होती कैसे, वेरियस फैक्टर्स हैं, एंथ्रोपोजेनिक है, नेचुरल फैक्टर्स हैं, वो बता सकते हैं. फिर कौन कौन सी गैसेस हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. तो जी गैसेस के नाम बता दीजिए, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, चाहे ओजोन है या ब्लैक सूट कार्बन है. कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, चाहे वो ओजोन है या कुछ और है, कुछ भी जो भी जो है तो वो बताएंगे. ज़्यादा उसको लंबा नहीं खींचना है, इसमें ऐसा होता है वैसे नहीं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव लिमिटेड वर्ड्स टू राइट. अब उसके बाद, क्योंकि उसने पूछा क्या है, होता कैसे, व्हाट कॉजेज, ये तो फैक्टर्स हो गए, होता कैसे है. अब वहाँ पे अब एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं.
होगा क्या, देखिए जब आप पैरे में लिखते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बेटर है ऐसी चीज़ों को पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर की आप हेल्प कर रही हैं किसमें, आंसर चेक करने में, इवेल्युएटर की आप हेल्प कर रहे हैं उसको आंसर को इवेल्युएट करने में। अगर उसको इवेल्युएशन में इजी रहेगा तो उसको पता रहेगा आप लिख क्या रहे हैं, और वो अपेरेंटली दूर से देख के आपको मार्क्स दे सकता है कि यस उसको ज़्यादा, क्योंकि एक पैरे में जनरली वो स्टार्टिंग में पढ़ेगा पैरा और उसके लिए कुछ नहीं लिखा है इसने, है ना, स्टार्टिंग में। और एक पैरे में तो हमें ये लगता है कि एक पैरे में हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यहाँ पे देयर नंबर ऑफ थिंग्स जो आप बात करने वाले हैं। सो नेचुरल क्या क्या हो सकते हैं उसको ऐसे डिवाइड करेंगे, नंबर 1 नेचुरल, और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड। नेचुरल में क्या है, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज ऑलरेडी हैं वो बताएंगे, ऑलरेडी है नेचुरल है। दूसरा जो मार्शी एरियाज हैं, वेटलैंड्स हैं, है ना, उसमें एग्रीकल्चर फील्ड्स भी आ जाते हैं, तो वहाँ से भी क्या है मीथेन रिलीज होती है। एग्रीकल्चर इट सेल्फ कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस गैसेज वहाँ से रिलीज होती हैं। मार्शी एरियाज हैं, दलदल जो होती हैं, वेटलैंड्स हैं। अब एग्रीकल्चर कैसे, जो पैडी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, जो पैडी लगाई जाती है, जैसे धान के खेत जो लगाए तो उसमें क्या है मार्श क्रिएट हो जाता है, पानी जो क्रिएट होता है उसमें से जो निकलता है वहाँ से मीथेन निकल रहा है। फिर एनिमल हस्बेंड्री तो ये भी कॉज करते हैं, ये सब नेचुरल फैक्टर हैं, ब्रीफ में बता रहे हैं सारा। और ये लिखेंगे ना, अब देखिए कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 है ना, अगर 2 ये ले लीजिए, 3 ये ले लीजिए और 3 ये ले लीजिए, 6 हो गए, और 7 पे कंक्लूजन है 7। और अगर एक एक लाइन भी लिखेंगे, एक एक लाइन सिर्फ, तो 20 वर्ड्स एक लाइन हो जाते हैं। तो 20 वर्ड्स अगर लिखेंगे कितना हो गया 140, यानी आपके पास लिखने को बहुत ज़्यादा होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट रोकना पड़ेगा, एनरिच्ड कंटेंट डालना होगा आपको, यानी कि सारा कंटेंट उठा के डाल देंगे नहीं। यही चीज़ है यहाँ पे देखने वाली। फिर क्या बात आती है, फिर आती है कि जो आपके एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड जो कॉजेज हैं, जो फैक्टर्स हैं, क्या क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन मैन मेड है, यस हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ये कैसे होता है ना, कि जो फॉरेस्ट हैं, जो ट्रीज हैं, जो प्लांट हैं, दे अब्जॉर्ब क्या, द कार्बन डाइऑक्साइड, द ग्रीन हाउस गैसेस, उनको रिक्वायर्ड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ देयर फूड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। उससे क्या होता है, जो परसेंटेज है ग्रीन हाउस गैसेज की वो डिक्रीज हो जाती है, और जो ऑक्सीजन उसकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उस तरह से ये टैकल कर लेते हैं। बट जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, फॉरेस्ट का जो एरिया है, फॉरेस्ट कवर इसको डिक्रीज कर देंगे, सो वो क्या कॉज करेगा, वो कॉज करेगा ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन की, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑब्वियस है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है दिस इज द बिगेस्ट कॉज, आप कह सकते हैं कि जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं, जो गैसेज रिलीज हो रही हैं। अब फॉसिल फ्यूल कहाँ कहाँ बर्न होता है, अगर आप कहें कोल है दिस इज द फॉसिल फ्यूल, तो कहाँ हो रहा है, वो डोमेस्टिक यूज के लिए भी यूज होता है, वो इंडस्ट्री में भी एज ए फ्यूल यूज होता है। आपको पता है थर्मल प्लांट्स में क्या है, यही यूज होता है। तो कोल इज देयर एंड देन मिनरल ऑयल इज देयर, एम ऑयल में लिख देता हूँ मिनरल ऑयल। तो मिनरल ऑयल अगेन कहाँ यूज होता है, जो आपका व्हीकल्स हैं उसमें यूज होता है, जितना भी मोटर व्हीकल्स हैं उनमें यूज होता है। दे रिलीज वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो जो इमिशंस हो रही हैं यहाँ से वो ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशंस हो रही हैं ना, ऑयल्स के अलावा। अब यहाँ पे अगर आप देख लीजिए दिस व्हीकल्स के अलावा और क्या हो सकता है, लाइक जो आपके जेनसेट्स हैं, है ना, इंडस्ट्री में भी ये यूज़ होता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं, तो वहाँ भी यूज़ होता है, पावर के लिए यूज़ होता है। तो अगेन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कॉजिंग रिलीज ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेस, दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितनी जितनी इंडस्ट्री बढ़ेगी इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, इन चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो जितना जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना ही ग्लोबल वार्मिंग गैसेज या ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो रिलीज ज़्यादा होंगी या हो रही हैं, ऐसे हम ख़त्म कर सकते हैं। अब बात आती है इसको कंप्लीट करने की, कंक्लूड करने की। कंक्लूड जब भी करेंगे आप 2 तरीके से हैं, कोशिश कीजिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कीजिए। अब क्या हो सकता है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, ये डिपेंड करेगा, सबकी अलग अलग हो सकती है। कैसे अलग अलग हो सकती है, हल का लिखने का तरीका, और यही चीज़ें जो आपको एक दूसरे से अलग बनाएगी, तभी मैं यहाँ लिख के नहीं लाता जनरली। अब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं या ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि पूछा गया इसने ग्लोबल वार्मिंग, तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लीजिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली जो इसका इम्पैक्ट है फूड सिक्योरिटी पे पड़ा है। अगर इसको टैकल ना किया गया तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा
रिस्क पोज करने वाला है ग्रीन, हाँ ये ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे कंक्लूड कर देंगे, बस हो गया आंसर। बाकी तो वैल्यूएशन पे है, एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई होप अगर आप ऐसे लिखेंगे एग्जामिनर को पता लगेगा कि यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज, तो आपको मार्क्स देगा, कोई नहीं रोक सकता। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्रोनॉमी का मैंने उठाया। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? सिंपल सा क्वेश्चन है, पर प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन, इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का कैसे लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि सभी को आता होगा, कैसे आपको अलग बनेगा ये तरीका पता होना चाहिए, अलग कैसे बनना है। अब सिंपल सी बात है, तो वही इंट्रोडक्शन वाला वो सब वही बात करते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आप सॉइल इरोजन को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक दो लाइन में कि है क्या, कि दिस इज वियरिंग ऑफ द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जब हो जाती है किस वजह से हो सकती है? दो एजेंट हैं, देयर आर टू एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल मेनली, कौन कौन से? नंबर 1 विंड एंड नंबर 2 वाटर, बस ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर साथ में ये बता सकते हैं कि किस पे, टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है कि अगर वो प्लेन है वहाँ पे और हिली एरिया की, दोनों की टोपोग्राफी में अलग अलग इरोजन होगा, तो ये एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आएंगे आप इस पर मेन बॉडी पे, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। अब कॉजेज पे आएंगे, तो कॉजेज क्या हैं? तो जितनी अच्छी आप क्लासिफिकेशन कर देंगे उतना जल्दी, उतना अच्छा वैल्यूएटर को, एग्जामिनर को समझ आएगा और वो उतना अच्छा आपको मार्क्स देगा। तो वही कोशिश कीजिए कि आप उसको पॉइंट्स में करें, क्लासीफाई करें। एक पैरा बना दें तो कन्फ्यूज़न हो सकता है उसके लिए। अब यहाँ पे भी हमने दो तरह से कर दिया, एक वही है जो नेचुरल है और दूसरे मैन मेड है। नेचुरल कॉजेज एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। नेचुरल में क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, डेजर्ट एरिया में देख लीजिए तो क्या चल रहा होता है वहाँ आप जनरली देखते हैं, दीज आर द सीफ, है ना, और सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स हैं। अब जब हवा चलती है, विंड्स चलती है वहाँ पे, तो आज यहाँ पे ये रेत का जो टीला होता है सैंड ड्यून्स है, फिर शिफ्ट हो जाएगा कहीं और। तो जहाँ जहाँ लूज सॉइल है वहाँ वहाँ विंड का एक्शन ज़्यादा होगा, वाटर का भी ज़्यादा होगा। तो एरिड जो एरियाज हैं वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, पर एरिड एरियाज में क्या है, जो विंड का एक्शन है वो मोर है। सो इन द हॉट डेजर्ट विंड विल कॉज मोर सॉइल इरोजन एरिड रीजन या डेजर्ट में। तो एक तो ये हो गया, नेचुरल है, हम नहीं कुछ कर रहे हैं। दूसरा, जो स्लोप्स हैं या हिली एरियाज है वहाँ पे इट इज़ द वाटर विच विल कॉज द इरोजन ऑफ सॉइल। क्यों होगा? कि अब यहीं पे क्या है, द स्लोप, तो जो स्पीड ऑफ द वाटर है वो आपको पता है, इफ़ यू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर द इरोजनल कैपेसिटी विल बी डबल्ड, कि अगर आप वॉल्यूम डबल करते हैं तो इरोजनल कैपेसिटी डबल हो जाती है। बट इफ यू इंक्रीज द स्पीड बाय 2, you double the speed, the erosional capacity of the water increases 10 times। तो इसका मतलब जो स्लोप है यहाँ पे तो स्पीड किसकी इंक्रीज हो रही है, वाटर की, वो स्लोप पे करेगा, तो उसकी जो कैपेसिटी इरोजन की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है और ये सारा इरोड हो जाएगा, बात खत्म हो गई। तो ये है। अब आ जाइए मैन मेड पे। तो मैन मेड क्या है? मैन मेड यही है कि इस कंडीशन में कैसे लाएंगे, मीन्स किस कंडीशन में कि सॉइल जहाँ पे लूज होगी वहाँ पे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। तो जो सॉइल है वो लूज कैसे कैसे हो सकती है वो बता देंगे, तो अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग। एक तो होती है ग्रेजिंग, होती है ओवर ग्रेजिंग। अगर ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाएगी तो जो ग्रास है जो उसको इंटैक्ट रखती है सॉइल को, वो क्या हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। तो जो सॉइल कवर है, टॉप सॉइल है, दैट विल एक्सपोज टू द वेगरीज ऑफ नेचर, जो एजेंट्स हैं इरोजन के उस पर एक्सपोज हो जाएगा। तो ओवर ग्रेजिंग उसका रीज़न है। डिफॉरेस्टेशन फिर कह सकते हैं। और जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं वो सही नहीं है हमारी, सही नहीं है। कैसे कि स्लोप पे अगर हमने जो बंडिंग नहीं की है, कंटूर फार्मिंग नहीं की है, चेक डैम्स प्रॉपर नहीं बनाए हैं, तो वहाँ पे स्लोप जो है दैट विल कॉज प्रॉब्लम फॉर द इरोजन। तो ये आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगेन अब क्वेश्चन खत्म कैसे करें, कंक्लूडिंग लाइंस के साथ क्या कहेंगे। देखिए दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। और जो हमारी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, वो पहले ही हमारे पास कम है। आप देख लीजिए नेट सोन एरिया है इंडिया का, वो डिक्रीज होता जा रहा है। पहले 46% हुआ करता, 45 और 44 रह गया। तो हमारी जो पॉपुलेशन वो इंक्रीज हो रही है, तो हमें क्या करना है, फूड सिक्योरिटी को बना के रखना है, फूड सिक्योरिटी देने से भी के लिए। तो कैसे पॉसिबल होगा,
तो जितना आप लैंड रिक्लेम कर सकते हैं उसको डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। तो दिस इज़ नेसेसरी कि आप सॉइल इरोजन जो है उसको प्रिवेंट करें, ताकि आप जो अपनी फूड सिक्योरिटी को भी इंटैक्ट बना के रख सकें। आप ऐसे इसको ख़त्म कर देंगे क्योंकि आपने एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव, एक फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव इसका ले लिया, ऐसे करेंगे। फाइन, सो दिस इज आई वांटेड टू डिस्कस, और आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म कि वी हैव लॉन्च्ड अ टेस्ट सीरीज, उसमें वी हैव अ कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर ARD पार्ट 2 दिस फेज 2, और उसमें अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश का इज अवेलेबल, एंड जो ESI ARD है उसका वी हैव डिस्क्रिप्टिव as well as objective test series available. Go and check out on the Abhipedia website, और अगर कोई doubt है you can call us anytime. So thank you so much. This is just I wanted to convey. Thank you so much. Bye bye. Take care.